बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने पहले रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पहले ही बताया था एमसीक्यूज बेस्ड है, इसलिए हम इसको सेपरेट से समझ के करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास एमसीक्यूज का क्वेश्चन है वो ये है कि 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं एंड सर्कल द करेक्ट वन। आपने करेक्ट वाले को सर्कल कर लेना है। अच्छा जी, पहला जो है वो क्या है, इफ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर। आपको पता है पॉलीगॉन्स क्या होती हैं, चैप्टर नंबर 9 में पढ़कर आ चुके हुए हैं कि दो ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, सिमिलर है। देन फिर क्या होगा, दो ट्रायंगल जब सिमिलर होती हैं तो क्या होता है, पहला ऑप्शन है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स है ना, तो तीनों साइड्स के जो एंगल्स होते हैं ना वो दोनों के इक्वल होते हैं। ऐसे एंगल्स इक्वल होते हैं, सिर्फ क्या होता है, छोटे बड़े का फर्क होता है। देयर एरियाज आर इक्वल, नहीं, ये एरियाज इक्वल नहीं होते, दोनों के एरियाज डिफरेंट हो सकते हैं। देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम भी इक्वल नहीं हो सकते। देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, नहीं, क्योंकि एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है, तो उसमें जो साइड्स होती हैं उनमें फ़र्क आ जाता है। इसका मतलब है कि जो एंगल्स हैं वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि जो इसके एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं सारे के सारे। कॉरेस्पॉन्डिंग से मुराद है ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है। अच्छा जी, सेकंड जो है ये है हमारे पास द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन्स इज। अच्छा, रेशियो क्या है, आपने एरिया का फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम आ जाए यहाँ पे, अगर रेशियो ऑफ द वॉल्यूम आ जाए, फिर क्या फार्मूला होगा, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे देखें ऐसा कौन सा है जिसमें A1 डिवाइडेड बाई A2 ये वाला फार्मूला आ रहा है, इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेटमेंट के साथ, L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपने देखना है यहाँ पे कहाँ पे है, ये पहला लिखा हुआ है इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, नो, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। स्क्वायर है ना, ये देखें स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो इसका है वो करेक्ट ऑप्शन आ गया है। नेक्स्ट वाले में देखें क्यूब है और अगले वाले में सम है, सम भी नहीं होता इन दोनों का और ना ही इनका क्यूब होता है, तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जो है इसका थर्ड पार्ट, उसमें क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स इज 125 सेंटीमीटर क्यूब एंड 27 सेंटीमीटर क्यूब, द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज। अच्छा, हमें बताएं कि हाइट्स कितनी होंगी, वॉल्यूम जो है वो आपको दे दिए गए हैं, तो वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज करके इसको ओपन करके हम इसके अंदर पुट करते हैं सारी की सारी वैल्यूज को। मैं यहाँ पे फार्मूला पहले लिख लेती हूँ, फिर उसके अंदर पुटिंग करती हूँ, ठीक है, इस तरह फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या फार्मूला है, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 और इसका होल क्यूब। आपको हाइट दी गई, आप बेशक लेंथ की जगह हाइट लिख लें, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो V1 देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे 125 है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 125 डिवाइडेड बाई V2 क्या है 27 इज इक्वल टू L1 और L2 यानी कि H1 और H2 दोनों नहीं दिए गए, तो हम उसको एग्जैक्ट क्या लिख लेंगे, क्यूब लिख लेंगे। आगे आते हैं, 125 को डिवाइड करते हैं 127 से, या फिर इन दोनों के ही क्यूब लगा लेते हैं ताकि हमारे पास क्यूब जो है वो क्यूब रूट के थ्रू कट जाए। तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो हम यहाँ पे H1 डिवाइडेड बाई H2 इन दोनों को भी क्यूब दे देते हैं, ऐसे करके इन दोनों के भी पास क्यूब है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका होल क्यूब लिख लेते हैं ऐसे, इसका भी होल क्यूब आ जाएगा और H1 डिवाइड बाई H2 का भी होल क्यूब आ जाएगा। अब हम इसके क्यूब काटने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब है हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5:3, यानी कि 5:3 इज इक्वल टू H1:H2। तो इसको हमारे पास आंसर क्या है, 5:3। कहाँ पे है, ये है बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं इसके फोर्थ पार्ट को, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागोन इज। वो कह रहे हैं कि एक रेगुलर पेंटागोन जो है उसका एक्सटीरियर एंगल किस, हमें पता है कि जो एक पेंटागोन है उसकी साइड्स कितनी होती हैं, इसकी साइड्स 5 होती हैं, तो हम इसका एक्सटीरियर एंगल किस तरह फाइंड कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। साइड्स मैंने अभी आपको बताई, एक पेंटागोन की कितनी साइड्स होती हैं, 5, हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ये 5 वन टाइम आ जाएगा, इसी तरह 5 ये आ जाएगा, 5 2 टाइम 10 और 5 7 टाइम 35,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 72। ठीक है, 72 आंसर आ गया। ये कौन सा वाला है? फोर्थ वाला है। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ वाला था और ये वाला थर्ड वाला था। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे देखें 72 कहाँ है? ये डी वाला ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है इसका। अ पैरेललोग्राम हैज एन एरिया ऑफ 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड अ सिमिलर पैरेललोग्राम हैज एन एरिया ऑफ 144 centimeter square. If a side of the smaller parallelogram is 8 centimeter, the corresponding side of the larger parallelogram is. अब देखिए यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? एरिया की बात हो रही है। एरिया A1 भी दिया गया है, A2 भी दिया गया है, इसके अलावा L1 भी दिया गया है। L2 जो है ना, जो लार्जर वाला है, उसके जो पैरेललोग्राम की जो साइड है वो हमने फाइंड करनी है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 और इसका होल स्क्वायर। A1 देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है? A1 64 है, A2 144 है, तो ये आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 144 इज इक्वल टू L1। L1 हमारे पास क्या था? 8 डिवाइडेड बाई L2 इसका होल स्क्वायर। अच्छा, 64 और 144 की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो 16 के टेबल से कट सकता है। 16 और हम इस तरह काट लेते हैं, 8 के टेबल से काट लेते हैं। 8 टाइम्स 64, क्योंकि फिर 16 में ये नहीं आता, और 8 12 टाइम जो है वो 144 आता है। तो हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 12 आ गया। अब हम क्या कर लेंगे? 8 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या है? L1 डिवाइडेड बाई L2 है, इसका होल स्क्वायर है। तो हम क्या कर लेंगे? हम इस 8 को, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 18 आता है, तो हम इधर 18 लिख लेते हैं। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 टाइम्स 64 और ये आ जाएगा L2। ठीक है, और 8 टाइम्स 64 हो गया, तो 18 टाइम जो है वो हमारे पास 144 आता है। अब मज़ीद कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो 64 है। अच्छा, 64 जो है वो यहाँ पे 8 और 64 कर लेते हैं, तो ये जो, या फिर इस तरह कर लेते हैं, ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये जो है ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8L2 इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाई 18, तो ये आ जाएगा L2 इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ जाएगा 8 1 टाइम, 8 टाइम 64, 18 को 8 टाइम करते हैं, हमारे पास क्या आता है? अच्छा, ये इस तरह जब हम करेंगे ना इसको, तो ये इसका आंसर नहीं देगा। आप इस तरह कर लें, ज़्यादा इजी हो जाएगा। 8 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है। यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे L का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं ये कट जाएंगे, इसका जो स्क्वायर होगा ना वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, तो आंसर क्या आ जाएगा? L2 इज इक्वल टू 12, तो ये हम 12 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो ये वाला है। 6 क्या है? द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन विद 9 साइड्स। हम क्या कर लेते हैं, जो डायगोनल्स का फार्मूला है वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखें मैंने इसको सॉल्व किया है। n-3 इज इक्वल टू 9 और 9-3 सारे मैंने इसके अंदर पुट किए हैं। 9 साइड्स की बात की गई थी, तो मैंने n को क्या रखा है? 9 रखा है, तो 9-3 इज इक्वल टू 6 आ गया। 2 1 टाइम 2 3 टाइम 6 9 3 टाइम 27, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 27। 2 स्फेयर्स आर सिमिलर, और इसका जो रेडियस है वो है 4:5। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्फेयर इज, अच्छा बड़े जो स्फेयर है ना उसका 500 पाई हमारे पास एरिया है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर? वो कह रहे हैं कि जो छोटा वाला है उसका एरिया कितना होगा। तो R1 R2 जो है वो 4:5 है, A2 आपके पास 500 है, A1 को आपने फाइंड करना है। फार्मूला यूज़ किया, इसके अंदर पुटिंग की, कटिंग की, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 320 पाई। तो यहाँ पे ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका। 7 वाला जो है उसमें क्या है हमारे पास? अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ 30 डिग्री। हाउ मेनी डायगोनल्स डज द पॉलीगॉन हैव? इसके लिए हमें एक्सटीरियर एंगल सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल हमने जब निकाला तो वो हमारे पास आया था 360 डिवाइडेड बाई n करके। n हमारे पास साइड्स कितनी आई हैं? 12। अब इन्हीं 12 साइड्स को हमने जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया था ना डायगोनल्स का, वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 54। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया है। 9 जो है उसका, इन अ रेगुलर हेक्सागोन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल टू द साइड लेंथ इज, अच्छा जो हेक्सागोन है उसकी क्या रेशियो होती है? 2:1। ये आपने याद रखनी है। 10 लास्ट जो इसका ऑप्शन है वो देखते हैं। इसमें है कि अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एन इंटीरियर एंगल ऑफ 165 डिग्री। हाउ मैनी साइड्स डज इट हैव? कितनी साइड्स होंगी इसकी? हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीरियर एंगल की बात की गई है, तो हमें इंटीरियर एंगल को जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। आइए करते हैं इसको सॉल्व।
यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, कर लेते हैं इसको, इंटीरियर एंगल कितना है 165 डिग्री, ये 165 डिग्री आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने वही सेम फार्मूला यूज़ करना है। पहले हमने एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला यूज़ किया था, अब हम किसका फार्मूला यूज़ करेंगे, इंटीरियर एंगल का। एन हमने फाइंड करना है, साइड्स हमने फाइंड करनी है। इंटीरियर एंगल का क्या फार्मूला होता है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n। अब हम देखें यहाँ पे क्या हमारे पास आ जाएगा, इंटीरियर एंगल कितना है 165। अब यहाँ पे देखें n-2 जो है उस पूरे को 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ तो आ जाएगा 180, एंड 182 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आएगा 360, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 165। अब 165 जो है वो ये n इसके साथ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 165 n आ जाएगा। हम क्या करते हैं, हम 165 के साथ n को इधर आके 180 के साथ माइनस कर लेते हैं और माइनस 360 को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है 180 जब माइनस होगा 165 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा -15n, क्या आएगा -15n माइनस 360, ठीक है। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 15 आ गया। इन दोनों की कटिंग करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 24। तो ये जो है हमारा इसका आंसर आ गया है n इज इक्वल टू 24। हम इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, वो है डी। यहाँ तक हमारे लास्ट ऑप्शन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको एमसीक्यूज अच्छे से समझ आ गए होंगे, हमने सॉल्व भी किए और फिर सॉल्व करके उनके करेक्ट ऑप्शंस देखे हैं। आज के लिए इतना ही था। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। कोई भी आपके जो बुक है उसके हवाले से आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल हफ्सा स्टडी पर अवेलेबल है। जाते जाते आपको ये ज़रूर कहती जाऊँगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।